मोरोवर किसी भी नई दवाई को बनाने के लिए जो पेटेंट दिया जाता है वो 20 साल के लिए ही होता है। तो इन 20 सालों में कोई और कंपनी सेम दवाई नहीं बना सकती। इन्हीं दवाइयों को बोला जाता है ब्रांडेड दवाइयाँ। रिसर्च पर टाइम और पैसा लगाने की वजह से ये ब्रांडेड दवाइयाँ काफी कॉस्टली होती है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है क्रोसिन, जो बुखार की एक दवाई है और इसका प्राइस है लगभग 33 रुपए। लेकिन जैसे ही ये 20 साल पूरे होते हैं तो कोई भी कंपनी उस दवाई को बना सकती है, क्योंकि अब उस दवाई की रिसर्च पब्लिकली अवेलेबल है। तो इसलिए ही इन कंपनीज को अब रिसर्च में पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। ओरिजिनल दवाई के फॉर्मूले की नकल करके नई दवाई बना ली जाती है। ये बात भी इम्पोर्टेंट है कि इनमें सेम केमिकल्स ही होते हैं। जब रिसर्च में पैसा नहीं लगा तो ये दवाइयाँ सस्ती भी होती हैं, इसलिए इन दवाइयों को बोला जाता है जेनेरिक दवाइयाँ। जैसे अब आपको बुखार होता है तो डॉक्टर आपको पैरासीटामोल नाम की ये वाली दवाई देता है, जो कि एक जेनेरिक दवाई है और हाँ, इसका प्राइस है 16 रुपए। देखा जाए तो ये दोनों ही तरह की दवाइयाँ सेम काम करती हैं, सेम केमिकल कंपोजिशन से भी बनी हैं। बस फर्क सिर्फ इतना सा है कि ब्रांडेड वाली दवाइयाँ थोड़ी महंगी हैं, क्योंकि उसका नाम फेमस है और उसे बनाने में भी ज्यादा पैसा लगा है। अब होता ऐसा है कि ये बड़े बड़े ब्रांड्स डॉक्टर्स को अपनी दवाइयाँ बेचने का कमीशन देते हैं। ये कमीशन कैश में भी हो सकता है और एसी, टीवी, मोबाइल या फिर कोई ट्रिप के तरीके से भी हो सकता है। इनफैक्ट हेल्थ मिनिस्ट्री ने प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो की मदद से बार बार डॉक्टर्स को ये भी सलाह दी है कि वो ब्रांडेड दवाइयाँ लिखने की बजाय जेनेरिक दवाइयाँ लिखें, और इसका रिसेंट सर्कुलर 28 जुलाई 2023 को ही जारी किया गया था। फिर भी सभी डॉक्टर्स भगवान थोड़ी हैं। एट द एंड ऑफ द डे कई लोगों के लिए पैसा मैटर कर जाता है। रीजन तो आपको समझ आ ही रहा होगा कि इतने सारे सरकारी सर्कुलर्स निकालने के बावजूद भी डॉक्टर्स पर ब्रांडेड दवाइयां लिखने का ही भूत क्यों सवार है। ये मेडिसिन स्कैम अपने देश में बहुत बड़े लेवल पर चल रहा है। अब देखो, हॉस्पिटल सबसे बड़ी धांधली जहां करते हैं वो है दवाइयों के प्राइसेस पर। लूट के इस हथियार को अच्छे से समझते हैं और इस खेल के अंदर चल के देखते हैं। ये स्कैम भी दो तरह से किया जा सकता है। पहला तो दवाइयों के बढ़ते हुए रेट्स के जरिए, और दूसरा किसी भी अनयूज्ड चीज का प्राइस चार्ज करके। एक एक करके दोनों ही कैटेगरीज को समझेंगे, पर शुरुआत बढ़े हुए रेट्स वाली कैटेगरी से करेंगे। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप खुद को दिखाने के लिए एक डॉक्टर के पास गए और जो दवाइयाँ उसने लिखी वो आपको उस हॉस्पिटल से ही खरीदनी पड़ी? टेक्निकली डॉक्टर जो भी दवाइयाँ लिखता है, पेशेंट उन दवाइयों को कहीं से भी खरीद सकता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम्स हॉस्पिटल्स उसे ऐसा नहीं करने देते। ये लॉ के अगेंस्ट है, लेकिन मैक्सिमम टाइम्स यही होता है। इनफैक्ट जब डॉक्टर आपकी पर्ची में दवाइयां लिख देता है तो घंटी बजाकर अपने असिस्टेंट को बुलाता है। ये असिस्टेंट आपकी पर्ची लेकर जाता है और उसका सिर्फ एक ही डेस्टिनेशन होता है, हॉस्पिटल की फार्मेसी, जहां वो आपको जबरदस्ती दवाइयां दिलवाता है। ऐसा होता क्यों है वो भी समझो। जब भी हॉस्पिटल वाले किसी दवाई बनाने वाली कंपनी से दवाइयों की डील करते हैं तो ये देखते हैं कि किस कंपनी की दवाई का प्राइस सबसे ज्यादा है और किस दवाई पर प्रॉफिट मार्जिन सबसे ज्यादा मिल रहा है, और फाइनली उस दवाई को चूज कर लिया जाता है। जैसे मान लो किसी कंपनी ने बुखार की एक दवाई बनाई जिसकी कॉस्ट उसे पड़ी 1 रुपए। अब ये कंपनी हॉस्पिटल के पास जाएगी और बोलेगी कि आप मेरी दवाई को 1.5 रुपए में खरीद लो। लेकिन यहाँ भी एक कैच है, कंपनी उस दवाई का एमआरपी वो ही सेट करेगी जो हॉस्पिटल वाले उसे बताएंगे। हॉस्पिटल वाले मैक्सिमम प्रॉफिट लेने के लिए उसका एमआरपी रख देंगे 7 रुपए, यानी कि 1.5 रुपए की दवाई अब पेशेंट को 7 रुपए की मिलेगी, यानी कि हॉस्पिटल वालों को इस दवाई पर हद से ज्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। इनफैक्ट हॉस्पिटल के अंदर वाली दुकान पर जो दवाई मिलेगी उसका एमआरपी हॉस्पिटल के बाहर वाली दुकान पर मिलने वाली दवाई के कंपैरिजन में अलग हो सकता है। एक रिपोर्टेड सर्वे में जो एक दवाई हॉस्पिटल के अंदर 858 रुपए की मिल रही थी, वही सेम दवाई बाहर दुकान से खरीदी तो 710 रुपए की एमआरपी पर थी। इस बात का मतलब समझ पा रहे हो कि हॉस्पिटल वाले अपने पेशेंट्स को कितना चूना लगा रहे हैं। अब अगर बात करें दूसरे केस की, यानी कि किसी भी चीज का प्राइस बिल में ऐड कर देने की, तो इस बात को एक रियल इंसिडेंट से समझते हैं। देखो, बात है 31 अगस्त 2017 की, जब 7 साल की एक बच्ची आद्या सिंह को डेंगू के इलाज के लिए दिल्ली के एक फेमस हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। ट्रीटमेंट शुरू हुआ, सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अचानक 5वें दिन आद्या की तबीयत बिगड़ने लगी और हालत इतनी खराब हो गई कि आद्या को वेंटिलेटर पर लेना पड़ा। वेंटिलेटर का मतलब है किसी भी पेशेंट को आर्टिफिशियली सांसें देना। सऊदी अरेबिया की एक मेडिकल जर्नल ने साल 2019 में वेंटिलेटर पर सर्वाइवल की एक स्टडी की थी, जिसके मुताबिक वेंटिलेटर पर जाने के बाद 37% अडल्ट पेशेंट और 17% चाइल्ड पेशेंट्स सर्वाइव ही नहीं कर पाते हैं। इवन जनरल परसेप्शन भी यही है कि वेंटिलेटर पर जाने के बाद इंसान के बचने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। खैर, वेंटिलेटर पर रखने के बाद हॉस्पिटल वालों ने आद्या के माँ बाप को इन्फॉर्मेशन देना ही बंद कर दिया। इनफैक्ट पेरेंट्स के बार बार बोलने पर भी हॉस्पिटल वाले उन्हें आद्या के जिंदा होने की कोई भी रिपोर्ट शेयर नहीं कर रहे थे। और फिर अनफॉर्चुनेटली एडमिट होने के 14 दिन बाद आद्या की मौत हो गई। आती तो तब हो गई जब आद्या के पापा जयंत सिंह को इन हॉस्पिटल वालों ने 16 लाख रुपए का बिल थमा दिया। बिल देखकर जयंत सिंह के होश ही उड़ गए, क्योंकि बिल के हिसाब से उस 7 साल की बच्ची के ट्रीटमेंट के दौरान उसे 660 सिरिंजेस लगाई गई थी, यानी कि हर रोज लगभग 40 इंजेक्शंस। इसके अलावा जो ब्लड टेस्ट बाजार में 70 रुपए में ही हो जाता है, उसके लिए हॉस्पिटल वालों ने जयंत सिंह से 5400 रुपए चार्ज कर रखे थे। और हद तो तब हो गई जब 15 दिन के इस पूरे ट्रीटमेंट में 2700 ग्लव्स जो हॉस्पिटल स्टाफ यूज करता है उसका भी पैसा चार्ज किया गया था। Gloves and 660 syringes were added to the bill. A thermometer and even the hospital gown Adya was dressed in was charged
from the family. अब आप समझ पा रहे होंगे कि हॉस्पिटल वाले किस तरह से लोगों को बेवकूफ बना के अपना धंधा चला रहे हैं। देखो, होता कुछ ऐसा है कि जब भी कोई महिला हॉस्पिटल में अपनी डिलीवरी करवाने जाती है तो उस समय उस महिला के पास दो ऑप्शंस होते हैं। पहला ऑप्शन है नॉर्मल डिलीवरी का और दूसरा ऑप्शन है सी सेक्शन या ऑपरेशन वाली डिलीवरी का। जब महिला अपने बच्चे को जन्म देती है तो उस प्रोसेस को लेबर कहा जाता है। नॉर्मल डिलीवरी के केस में प्रेग्नेंट महिला बच्चे को खुद से ही अपने वजाइना से इस तरह से पुश करके बाहर निकालती है। इस प्रोसेस में एक इंपॉर्टेंट रोल जिसका है वो है ब्रेन। देखो, ये है ब्रेन और इस ब्रेन में ये है हाइपोथैलेमस और ये है पिट्यूटरी ग्लैंड। डिलीवरी के समय ये हाइपोथैलेमस इस पिट्यूटरी ग्लैंड को ऑक्सीटोसिन नाम का एक हार्मोन रिलीज करने का सिग्नल भेजता है। सिग्नल मिलते ही पिट्यूटरी ग्लैंड ऑक्सीटोसिन रिलीज करना शुरू कर देता है। ये ऑक्सीटोसिन ब्लड से होता हुआ उस फीमेल के यूटेरस तक आता है और यूटेरस के नीचे मौजूद इस सर्विस को एक्सपेंड करने लगता है। क्योंकि ये बॉडी का नेचुरल प्रोसेस है, इसलिए ही इस पूरे प्रोसेस में 12 से 24 घंटे तक का टाइम लग सकता है। वहीं दूसरी तरफ सी सेक्शन डिलीवरी के केस में किसी कॉम्प्लिकेशन के चलते यूटेरस को काटा जाता है ताकि बच्चे को बाहर निकाला जा सके। इसके लिए यूटेरस के ऊपर इस तरह से कट लगाया जाता है। ये कट 7 लेयर्स को हटाकर बनाया जाता है। फिर डॉक्टर कुछ इस तरह से इन लेयर्स को हटाते हैं और बच्चे को सेफली बाहर निकाल लेते हैं। घाव इतना गहरा होता है कि इसे ठीक होने में भी काफी टाइम लगता है। और हाँ, यहाँ ये बात भी इम्पोर्टेंट है कि सी सेक्शन डिलीवरी के पूरे प्रोसेस में केवल 45 मिनट तक का ही टाइम लगता है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि सी सेक्शन डिलीवरी कम समय में हो तो जाती है, पर इसकी कॉस्ट नॉर्मल डिलीवरी की तुलना में बहुत ज्यादा हाई है। और यही रीजन है कि हॉस्पिटल वाले हमेशा यही चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं की नॉर्मल डिलीवरी ना हो और उनका पैसा बनता रहे। ये बात तो आप भी मानोगे कि बॉडी का नेचुरल प्रोसेस ही किसी महिला और उसके बेबी के हेल्थ के लिए अच्छा होता है। लेकिन डॉक्टर्स अपनी जेब भरने के लिए उस महिला को सी सेक्शन के नर्क में धकेल देते हैं। इसके लिए जो ट्रिक्स डॉक्टर अपनाते हैं वो कुछ इस तरह की बातें हैं। आपके बच्चे ने तो पोटी कर दी है, अभी की अभी ऑपरेशन करना पड़ेगा। या फिर आपका बच्चा इस तरह से अम्बिलिकल कॉर्ड में उलझ गया है, अभी के अभी ऑपरेशन करना पड़ेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अपने बच्चे को रिस्क में देखकर कोई भी माँ बाप झट से सी सेक्शन के लिए रेडी हो जाते हैं। पर हाँ, ऐसा भी नहीं है कि डॉक्टर्स हर टाइम ही झूठ बोल रहे होते हैं। कई केसेस में वो सच भी होता है। लेकिन आपको ये सुनकर शौक लगेगा कि इंडिया में होने वाली टोटल डिलीवरीज में से 21.5% सी सेक्शन से होने वाली डिलीवरीज हैं। और तो और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में सी सेक्शन से होने वाली डिलीवरीज का रेट 49.7% तक जा चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में होने वाली हर 2 डिलीवरीज में से एक तो सी सेक्शन के द्वारा ही हो रही है। आपको ये भी बता दूं कि WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से तो सी सेक्शन की आइडियल रेट 10 से 15% तक ही है, और वो भी सिर्फ कॉम्प्लिकेटेड केसेस में ही होनी चाहिए। सोच के देखो, सिर्फ अपने पैसे बनाने के लिए कितनी ही फीमेल्स की जिंदगी को रिस्क पे डाला जा रहा है। इसी से रिलेटेड एक रियल इंसिडेंट और बताता हूँ। ये है अभिलाष सिंह और ये है उनकी पत्नी साक्षी। अपने बच्चे की डिलीवरी करवाने के लिए उन्होंने अपने एरिया का बेस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल चूज किया। डॉक्टर ने जो टेस्ट सजेस्ट किए वो सब साक्षी ने करवाए और सभी टेस्ट की रिपोर्ट्स भी एकदम सही आ रही थी। लेके गए, दिखाए, सब नॉर्मल था। फिर टाइमली जो भी चेकअप इन्होंने बोला हमने कराया। ये बात हम सबको ऑलरेडी पता होती है कि नॉर्मल प्रेगनेंसी में 40 हफ्तों का या करीबन 9 महीनों का टाइम होता है। पर पता नहीं क्यों 37वें हफ्ते में ही डॉक्टर ने साक्षी को सी सेक्शन डिलीवरी करवाने के लिए फोर्स किया। घर वालों के बार बार पूछने पर डॉक्टर ने ये कहा कि बच्चों की जान को खतरा है, इसलिए तुरंत ही ऑपरेशन करवाना होगा। ऑपरेशन हुआ। चूंकि साक्षी का बच्चा 9 महीने से पहले ही पैदा हुआ था, इसलिए डिलीवरी के बाद उस बच्चे को स्पेशल यूनिट में रखा गया। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अचानक ही साक्षी की तबीयत बिगड़ने लगी। उसका ब्लड प्रेशर बढ़ने लगा और उसका चेहरा पहले लाल सा होने लगा और फिर एकदम ही काला पड़ गया। बीपी फ्लक्चुएट करने लगी, 190 चली गई और फेस पूरे रेड से ब्लैक होने लगे। वहाँ मौजूद नर्स ने इस सिचुएशन को सीरियसली तक नहीं लिया और ये कह दिया कि ये तो नॉर्मल सी बात है, ऐसा होता रहता है। मोरओवर जो डॉक्टर साक्षी को ट्रीट कर रही थी वो डिलीवरी के 30 घंटे बाद तक भी साक्षी को देखने ही नहीं आई। इन्फेक्शन इतना सीवियर होता जा रहा था कि साक्षी का पेट फूलने लगा, क्योंकि उसने ऑपरेशन के बाद भी अभी तक यूरिन तक पास नहीं किया था। यानी कि 30 घंटे से यूरिन ही नहीं किया था। 30 घंटे बाद जब डॉक्टर आई तो उसने चिल मोड में ये बोल दिया कि इसे फ्रूटी पिला दो, सब सही हो जाएगा। डॉक्टर साहब रिएक्शन के बाद 28-30 घंटे नहीं, दोपहर 2 बजे आके कह रही है फ्रूटी पिलाओ, हो जाएगा। बात बिगड़ने लगी तो डॉक्टर को लगा वो फंस ना जाए और इसी रीजन से साक्षी को दूसरे हॉस्पिटल में ले जाने के लिए कह दिया। बदकिस्मती से वहाँ पहुँचते पहुँचते साक्षी की मौत हो गई। ऐसी ही एक घटना टीवी एक्ट्रेस छवि मित्तल के साथ भी हुई थी। ध्यान से सुनना क्या हुआ था। छवि मित्तल ने अपने दूसरे बच्चे की डिलीवरी करवाने से पहले अपने डॉक्टर को साफ शब्दों में ये बता दिया था कि वो एक नॉर्मल डिलीवरी ही करवाना चाहती है। डॉक्टर ने उस समय तो हाँ भी कर दी थी। I will meditate during my contractions and I will do the pain management through that, but I don't want epidural. I don't want any kind of medical interference in my delivery. And she said okay. छवि को लेबर पेन होना शुरू हुआ और वो उस हॉस्पिटल में पहुंची जहां उसके डॉक्टर ने बताया था, पर हॉस्पिटल वालों के इरादे तो कुछ और ही थे। उन्होंने चालाकी से छवि को एक इंजेक्शन लगा दिया। When this injection was administered, I suddenly got a panic attack.
I said, what did you just give me? Why did you do that? What's happening to me? She said, nothing, relax. This is just to hasten the labor. और इंजेक्शन क्या था? वो था ऑक्सीटोसिन हार्मोन का एक इंजेक्शन। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था ना कि ऑक्सीटोसिन बॉडी में रिलीज होता है, जिसकी मदद से बच्चे की डिलीवरी इजीली हो पाती है। तो अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि ये ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाया ही किस लिए? देखो, नेचुरल डिलीवरी में तो टाइम लगता है और पैसे भी काफी कम आते हैं, लेकिन डॉक्टर्स को तो जल्दी है ना। इसी रीजन से डॉक्टर्स ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन का इंजेक्शन लेबर को जल्दी प्रोड्यूस करने के लिए लगा देते हैं। सिंथेटिक ऑक्सीटोसिन से बॉडी में मौजूद ऑक्सीटोसिन का लेवल इतना बढ़ जाता है कि उस फीमेल को सीवियर लेबर पेन होना शुरू हो जाता है। शॉकिंगली ये पेन इस लेवल का होता है कि फिर वो महिला नॉर्मल डिलीवरी कर ही नहीं सकती है और उसे सी सेक्शन ही करवाना पड़ता है। और यही सेम सिनेरियो छवि मित्तल के साथ भी हुआ। इस बात का सीधा सा मतलब आप समझ पा रहे हो? हॉस्पिटल वाले किसी भी केस के अंदर ये चाहेंगे कि आप नॉर्मल डिलीवरी के बजाय सी सेक्शन डिलीवरी चूज करो, ताकि उनके पास ज्यादा से ज्यादा पैसा बने। इस ऑक्सीटोसिन हार्मोन से जुड़ी एक खतरनाक बात और आपको बता दूं कि ऑक्सीटोसिन गाय भैंसों को उनकी नेचुरल कैपेसिटी से ज्यादा दूध प्रोड्यूस करने के लिए भी लगाया जाता है और साथ ही फल और सब्जियों का साइज बढ़ाने के लिए भी लगाया जाता है। ये सिंथेटिक ऑक्सीटोसिन बॉडी के नेचुरल हार्मोन लेवल्स को डिस्टर्ब कर सकता है, डाइजेस्टिव सिस्टम पर नेगेटिव इंपैक्ट डाल सकता है और इवन कैंसर जैसी घातक बीमारी तक भी क्रिएट कर सकता है। स्टडीज ये भी सजेस्ट करती हैं कि सी सेक्शन से पैदा होने वाले बच्चों में कैंसर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं उन बच्चों के कंपैरिजन में जो नॉर्मल डिलीवरी से पैदा हुए हों। इस कॉन्सेप्ट को मैंने और अच्छे से एक्सप्लेन किया है अपनी इस रिसेंट कैंसर वाली वीडियो में, जरूर देखना। एनीवेज, अगर आपने साल 2022 में आई वेब सीरीज ह्यूमन देखी होगी तो आपको याद होगा कि इस सीरीज में ये दिखाया गया था कि कैसे हॉस्पिटल्स बिना पेशेंट्स की कंसेंट के और बड़ी दवाइयों की कंपनीज को फायदा पहुंचाने के लिए क्लिनिकल ट्रायल्स को अंजाम देते हैं। बैन ड्रग का ट्रायल ह्यूमंस पे कर रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों की जानें भी जा रही हैं। इस ट्रायल के चलते रहने से काफी सारे लोगों को काफी सारा फायदा हुआ है। डॉक्टर नाथ, S93R ड्रग नहीं है, पॉइजन है। आसान भाषा में बोलूं तो क्लिनिकल ट्रायल्स यानी कि कुछ ऐसे टेस्ट जो किसी नई दवाई को सेफ और इफेक्टिव प्रूव करते हैं। ये टेस्ट बताते हैं कि ये नई दवाई बिना किसी साइड इफेक्ट के लोगों की मदद कर सकती है, लेकिन यहाँ भी एक कैच है, ये टेस्ट